प्लान लोग करीब आधा घंटा है, हम चाहेंगे कि लास्ट के 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स लें। अनविन के पास कुछ हैं और कुछ जो आपके हो। सो फर्स्ट आई विल बी स्पीकिंग ऑन, मैं सपन पंड्या हूँ अहमदाबाद से। मैं कोरोना के बारे में थोड़ा 5-10 मिनट बात करूंगा। पहले जनरल बात है कोरोना की। उसके बाद डॉक्टर हिमांशु विल टेक ओवर और वो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों को कोरोना से क्या इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में, और जो ट्रीटमेंट चल रही है उसके बारे में कि ट्रीटमेंट की क्या असर हो सकती है या चेंज करनी पड़ेगी, उसके बारे में हिमांशु जी बात करेंगे। डॉक्टर हिमांशु इंदौर से हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन तो शायद देंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि वो इंग्लैंड उसके बाद ट्रेन हुए थे और बड़ौदा में प्रैक्टिस करते हैं, एंड उनका काफी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में काम रहा है। ही इज आल्सो रिटन वन स्मॉल बुक आई थिंक व्हिच आई वाज पार्ट ऑफ एन ऑथर उसमें, लेकिन वो उसके मेन एडिटर थे। और गुजरात का जो डेटा हमारा है एंकिलोजिंग वगैरह का, वो उनके करीब करीब इंचार्ज ऐसा कह सकते हैं। सो वी आर वेरी लकी कि वो हमारे साथ हैं और ही विल हेल्प अस आंसर क्वेश्चंस। सो उसके साथ मैं कोरोना के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा। तो कहाँ से ओरिजिन हुआ था इसका आप सब लोग जानते ही होंगे कि ये चाइना से आया था यहाँ तक कि डॉक्टर ट्रम्प के, वैसे तो डॉक्टर ही हो गए आजकल सारे, लेकिन ट्रम्प साहब उसे चाइनीज वायरस कहते हैं। सो द इशू इज के वो जो बैट्स, बेसिकली ये बैट्स का वायरस है। बैट्स जो होती है उसमें ये वायरस प्रेवलेंट होता है, और कभी कभी ये एक्सीडेंटल होस्ट हो जाते हैं हम लोग ह्यूमंस कई सारी बीमारियों में। तो वी आर नॉट अ प्रॉपर होस्ट, लेकिन वी आर एन एक्सीडेंटल होस्ट। और किस वजह से आया कैसे आया वो तो पता नहीं, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो ये फिर बढ़ता गया। तो करीब दिसंबर में फर्स्ट केसेस चाइना में रिपोर्ट हुए और उसके बारे में कुछ चर्चा भी हुई थी, लेकिन तब इतना जिक्र नहीं हुआ, आइडिया नहीं आया कि इतना सीवियर इन्फेक्शन होगा ये। तो ओरिजिन वहां से हुआ था। उसमें कई गलतफहमियां हैं कि ये लार्जली ये निकल गया है कि वो, लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ द मैटर, पर बेसिकली वो बैट्स का वायरस है जो ह्यूमंस में आ गया है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं इसमें एसिम्टोमेटिक रहते हैं। मैंने 50% मरीजों को तो कोई सिम्टम ही नहीं होता इसमें। जैसे हम लोग आज अगर 35 और हम लोग 5 गिने 40 लोग बैठे हैं और हम सबका टेस्ट करवाएं अगर, तो हो सकता है इसमें से 5 जन पॉजिटिव आ जाए जिनको एक्चुअली कोई सिम्टम ही नहीं है, 10 जन को भी आ जाए। तो ज्यादातर लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें, हल्का सा फीवर है, हल्का सी खांसी हुई और निकल गया। बाकी कुछ लोगों को माइल्ड, 30-40% को माइल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़ा सा सोर थ्रोट रहा, फीवर रहा 2-4 दिन। एक जो सिम्टम कहा जा रहा है कि सेंस ऑफ स्मेल थोड़ा कम हो जाता है, मतलब जो खुशबू है उसकी थोड़ी की वो डेप्थ कम हो जाती है, एंड दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स। और आंखों में जलन वगैरह, जो इन्फ्लुएंजा के सारे सिम्टम्स में थोड़ा बहुत खांसी वगैरह रहना, कोरी खांसी, ये सब चलता है। और करीब 5-10% को ये सीवियर माने फिर सांस फूलने लगता है। प्रॉब्लम इस वायरस का के दो है, एक तो बड़ा इन्फेक्टिव है ये, मतलब इस तरह के सिम्टम तो पहले भी सार्स में और मर्स करके एक इन्फ्लुएंजा आया था जिसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशन, लेकिन वो इतनी इन्फेक्टिव नहीं थे। मैंने एक मरीज से दूसरे में जाने में ये जो इन्फेक्शन है बहुत इन्फेक्टिव है, कई लोगों को इन्फेक्ट कर जाता है। अगर हमें इन्फेक्शन है और हम 5 जन के टच में आए तो उसमें से हम 2-3 को तो इन्फेक्ट कर ही देंगे, इस टाइप का ये वायरस है। और दूसरा कि इसमें सांस फूलती है तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको एआरडीएस हम कहते हैं, या फेफड़े में बेसिकली कॉम्प्लिकेशन, सांस फूलने लगती है। और उसमें करीब करीब अगर आप आईसीयू में एडमिट होते हैं, गॉड फॉरबिड, तो ऑलमोस्ट 50% मोर्टेलिटी उस केस में है। ओवरऑल मोर्टेलिटी सिर्फ 1 या 2% है। ओवरऑल मोर्टेलिटी अगर आप 100 लोग हैं तो उसमें से केवल 2 या 3 को, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग फिगर्स ला रही है मोर्टेलिटी की। जैसे आपने पढ़ा होगा कि न्यूज़पेपर में कि अहमदाबाद में 18% मोर्टालिटी है, लेकिन उसमें उतनी टेस्टिंग नहीं हुई है। अगर आप टेस्ट बढ़ाएंगे, 18% है, सपोज 5,000 टेस्ट हुए, लेकिन आप अगर 15-20 हजार टेस्ट करोगे तो 18% फिगर डाउन आ जाएगा, 10% हो जाएगा। या तो हमें नहीं लगता कि हम इतने डिफरेंट होंगे बाकी लोगों से, लेकिन सीवियर केसेस में ह्यूमंस में साइकिल करीब करीब ऐसा कहा जाता है कि 14 दिन रहती है। तो पहले 6-7 दिन तो ये सांस, खांसी, बुखार वगैरह, उसके बाद सिम्टम्स बढ़ते हैं जिसके बढ़ने होते हैं। एक और प्रॉब्लम इस वायरस का ये है कि जिनको वो सांस की दिक्कत होती है, किसी किसी को बहुत जल्दी से हो जाती है। मतलब कल जैसे शुरू हुई थी और आज इतनी सांस फूल गई कि ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो गया और हमें पता भी नहीं लगा। कई बार मरीजों को पता भी नहीं लगता, बेहोश हो जाते हैं, इस तरह के भी तो इश्यू ये है। तो और इसकी साइकिल करीब 14 दिन, 15 दिन, या कुछ कुछ लोगों में और भी ज्यादा 20-25 दिन तक चलती है और फिर निकल जाता है वायरस। इस तरह का इसका साइकिल रहता है। इन्फेक्टिविटी जैसे मैंने बताया कि बड़ा इन्फेक्टिव वायरस है। 3 तरह के इन्फेक्शंस, मेजर इन्फेक्शन जो है वो जैसा लोगों में पॉपुलर है कि ये सांस में या खांसी से या छींक खाने से होता है, उससे तो होता ही, लेकिन सबसे ज्यादा ये हाथ से ही लगता है, फोमाइट से।
मतलब आपके हाथ में जो वायरस है, आपने कहीं छू लिया टेबल में, वो टेबल में वायरस छोड़ गया, आपकी डॉटर या कोई आई घर में, उसने टेबल पे वहीं हाथ रखा तो उसको लग गया, इस टाइप का ज्यादा है। तो जैसे वुड पे करीब 4-6 घंटे 8 घंटे तक रहता है, प्लास्टिक पे 3 दिन तक भी रह सकता है। तो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज थ्रू द हैंड्स, इसीलिए बार बार गवर्नमेंट जिक्र कर रही है कि हाथ धोना इसमें मेन चीज है। अगर लगातार हाथ धोते रहे और फर्निश ये टेबल वगैरह जो वो है उसको सैनिटाइज करते रहे तो सबसे कम चांस है कि इन्फेक्शन हो। दूसरा, ठीक से भी अगर 6 फुट के डिस्टेंस में है तो हो सकता है, इसीलिए मास्क बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बता रहे हैं। और फिर और बहुत छोटे छोटे रूट्स हैं, जैसे कि फीकोरल, मतलब स्टूल में भी पास होता है, लेकिन वो बहुत डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सा है, तो सपोज हम लोग हैं तो हम में से किसको ज्यादा चांस रहता है प्रॉब्लम। अब इन्फेक्शन तो किसी को भी लग सकता है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है, जो 5-10% जिनको सांस फूलती है, ये देखा गया है कि ज्यादातर एक तो मेल्स में, पुरुषों में, जिनकी उम्र ज्यादा हो, 60 से ऊपर उम्र हो। लेकिन हमारे कंट्री में मेरे हिसाब से 10 साल कम ही के चलिए, बिकॉज हमारी 50 मतलब 60 की उम्र होती है। तो 50-55 की एज के ऊपर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और वहां पे हमारा रोल आता है कि हमारे मरीज ज्यादातर इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह ये वो। तो ये नहीं है कि उनको ज्यादा बताएंगे सिवाय कि उनको इन्फेक्शन लग सकता है, लेकिन इन्फेक्शन लगने के बाद कॉम्प्लिकेशन की संभावना थोड़ी बहुत नॉर्मल लोगों से थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेस होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 30 साल का इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं पे है तो उसकी करीब करीब वही स्टेटस रहेगी जो 60 साल का नॉर्मल आदमी हो या जिसको डायबिटीज हो। तो ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है। जैसे आपने मैंने बताया कि इन्फेक्शन कैसे होता है, तो इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग रहना पड़ेगा, ताकि आप 6 फुट दूर रहे, कोई खांसे कोई छींके तो आप उसके उसमें नहीं आते, डिस्टेंस में नहीं आते। मास्क पहन के रखे ताकि चांस कम रहे कि आप किसी को इन्फेक्ट करे या कोई इन्फेक्ट करे। और सैनिटाइजर्स और हाथ धोना जैसे बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तरह तरह की ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, हम लोग रोज पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब रूमेटोलॉजी के सिवा कोविड पढ़ना हो गया, पहले तो सिर्फ रूमेटोलॉजी था, अब आजकल कोविड भी पढ़ना पड़ता है, रोज के 5-10 आर्टिकल आते हैं क्योंकि लोग हमें पूछते हैं। लेकिन मोटा मोटा बता दें कि वायरस के रोगों में जनरली इलाज कोई होता ही नहीं है। इट इज जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यू हैव टू सपोर्ट द पेशेंट वेल। एंटीवायरस लोग ट्राई कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ट्राई कर रहे हैं, तरह के ड्रग्स है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि वायरस को हम अभी इतना समझ नहीं पाए और हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट अच्छा करना है। तो इसका मतलब प्रिवेंशन का ही रोल ज्यादा है, ताकि वायरस हमें हो ही नहीं। तो सोशल डिस्टेंसिंग बताया मैंने। टेस्टिंग किसको कई बार मरीज पूछते हैं, तो मेरे हिसाब से टेस्टिंग के बारे में जो सरकार ने रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमारी इतना टेस्ट करने लगे और आप कितनी बार टेस्ट करवाओगे भाई, मेरे वो भी एक्सपोज ना हो। और अगर उनको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है जो हम कर रहे हैं आजकल, तो देन वी गेट द टेस्टिंग डन। आजकल तो हमारे फिक्सर करने से भी शायद टेस्टिंग हो जाती है, पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता था। लेकिन कहने का मतलब है कि हर किसी को टेस्ट की जरूरत नहीं है। जिनको इन्फेक्शन लगता है, जिनको सिम्टम है, उनको टेस्टिंग करवानी चाहिए। या हेल्थ केयर पर्सोनल जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो पेशेंट के टच में आने वाले हैं या बहुत सारे लोगों के टच में आने वाले हैं, उनको शायद टेस्टिंग करवानी पड़े। क्वारंटीन का मतलब क्या है, आप लोग आजकल पढ़ रहे होंगे, तो बेसिकली ये होता है कि सपोज हमें इन्फेक्शन हो गया आज, तो हमको तो आइसोलेट कर ही देंगे, लेकिन हमारे साथ साथ हमारी वाइफ या हमारी डॉटर जो साथ में रहती है, जो बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, उनको भी शायद क्वारंटीन करना पड़ेगा, ताकि वो आगे इसको स्प्रेड नहीं करे। जो कैजुअल कॉन्टैक्ट्स है, मतलब मैं किसी को मिला कल परसों थोड़ी देर के लिए, उसको भी क्वारंटीन तब तक करेंगे जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आता। उसका रिपोर्ट फिर नेगेटिव उसको क्वारंटाइन आइसोलेटेड रखना बहुत हेल्प है, नहीं तो इन्फेक्शन फैलता रहेगा। और ट्रीटमेंट का फोन भी आ रहे हैं, आप लोग ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे। लेकिन मोटा मोटा ये है कि वायरस इन्फेक्शन में ज्यादा, जब मरीज एआरडीएस में जाता है तो वेंटिलेटर पे उसको सपोर्ट करना पड़ता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है, ये सब ही ज्यादा जरूरी है। एंटीवायरल्स के रोल प्लस माइनस आ रहे हैं, कुछ ड्रग्स भी हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन वो ज्यादातर आई थिंक दोस डिसीजंस शुड बी लेफ्ट टू द ट्रीटिंग डॉक्टर रादर देन द पेशेंट्स इंक्वायरिंग अबाउट। हमारे देश में स्कैर्सिटी है, ये नहीं है कि आप शुरू कर दो, आदमी शुरू कर दे तो बेचारे मरीजों को नहीं मिल रहा जैसे हमारे यहाँ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल जो एपिडेमिक कब तक चलेगा, ये हालत हमारी, ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। सो द ऑनेस्ट आंसर इज नन ऑफ अस नोज दैट। किसी को, अगर आप इंडिया टुडे टीवी देख रहे हैं तो रोज नया एक्सपर्ट आता है, और इंटरनेशनल बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ रहे हैं इंडिया टीवी पे, स्पेशली इंडिया टुडे आई थिंक द चैनल इज, जिसमें लोग बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट वर्ल्ड के आ रहे हैं। ये भी यही कहते हैं कि इस आई डोंट नो द करेक्ट आंसर कब तक चलेगा, लेकिन बेसिकली आप इमेजिन करें कि इस वायरस की लाइफ साइकिल 14 दिन है,
ज्यादा से ज्यादा बढ़ के 20 या 25 दिन है। अब आप इमेजिन करो कि हम लोग दुनिया भर में अपनी जगह में जहां मैं हूं आज वहीं बैठा रहूं 1 महीने से 6 हफ्ते तक। दुनिया भर में सारे लोग सिर्फ अपनी जगह पे बैठे रहे 6 हफ्ते तक, तो वायरस का क्या होगा? जो वायरस लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, या तो वो उसमें से निकल जाएगा, या वो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होगा, वो बच जाएगा, या अनफॉर्चुनेटली 1 to 2% एक्सपायर हो जाएंगे, और या फिर ये घर में अंदर अंदर इन्फेक्ट जिसको करेगा उसके भी 14 दिन की साइकिल ओवर हो जाएगी। तो अगर आप परफेक्ट सिचुएशन इमेजिन करें कि 6 हफ्ते तक हम लोग कोई बिल्कुल निकले ही नहीं जरा सा भी, विच इज इम्प्रैक्टिकल, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अगर इमेजिन करें तो ये वायरस 6 ही हफ्ते में ह्यूमंस में से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है जो होती नहीं है। तो कहने वाला है कि हम जितना क्लोज आइडियल सिचुएशन को फॉलो करने का ट्राई करेंगे, उतना ये वायरस जल्दी ह्यूमन रेस में से शायद निकलेगा या कम हो जाएगा। वरना तो ये लॉकडाउन होगा, फिर लोग मिलेंगे, फिर स्प्रेड होगा, तो ऊपर नीचे चढ़ता रहेगा। मेरे हिसाब से लंबा चलने वाली रेस है, ये लंबी चलने वाली रेस है, तो हम सबको ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। और जो गवर्नमेंट बोलती है उसके साथ, और डॉक्टर्स बोलते हैं उनको सुन के उसको फॉलो करें, तो आई थिंक इट शुड बी फाइन फॉर द मेजोरिटी। जो कुछ वल्नरेबल लोग हैं उनको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहेगी, वी विल ऑल ट्राई आवर बेस्ट, हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वायरस का जो है वो अब खत्म करता हूँ। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट हिमांशु टू टेक ओवर and talk about ankylosing spondylitis specific, and last में हम question answer लेंगे। Is that fine, Amin? Sure. Thank you. So good afternoon everyone. मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु पाठक है। मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ बड़ौदा में। तो सर ने बहुत अच्छे से, सपन सर ने एकदम जो वायरस के बारे में, कोरोना के बारे में एक्सप्लेन किया बहुत ही सिंपल भाषा में। तो अब मैं क्या करूँगा कि पहले एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आप लोग सब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जानते हैं, आपका ये बीमारी है, पर हम कहते हैं कि ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, शरीर की इम्यूनिटी का एक इशू है, जिसमें मेनली कमर का दर्द होता है, आर्थराइटिस होता है, जॉइंट्स का आर्थराइटिस, जॉइंट की स्वेलिंग होता है, गठिया होता है। कुछ लोगों को 30 से 40% लोगों को आंखों की तकलीफ हो सकती है, कुछ लोगों को सोरियासिस स्किन का इशू हो सकता है, और कुछ लोगों को पेट की तकलीफ जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। तो ये मोटे तौर पर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अब हम जब कोरोना की बात करते हैं कि क्या कोरोना का एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर कोई असर हो सकता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन का, या फिर कोई और रोमेटोलॉजी की कंडीशन का, तो अभी तक हमारे पास जितना भी नॉलेज है, क्योंकि कोरोना दिसंबर जनवरी से ही आया है, और इनफैक्ट अभी कल ही एक अमेरिका में जब रोमेटोलॉजिस्ट मिले और उन्होंने जितने भी रोमेटोलॉजी के पेशेंट्स को कोरोना इन्फेक्शन हुआ उसको उन्होंने 3-4 वीक तक फॉलो किया, तो उनका सबका जो अभी पहला जो डाटा आया है उसमें यही सबका कहना है कि मोटे तौर पर कोरोना इन्फेक्शन का ऑटो इम्यून कंडीशन या रोमैटिक कंडीशन पर कोई असर नहीं होता डायरेक्टली। पर जैसे सर ने कहा कि मेन इश्यू कब आता है, जब जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट भी किस तरह का ट्रीटमेंट है। अब अगर हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें, तो जैसे आप लोगों सबको पता होगा कि जो ट्रीटमेंट होता है, यूजुअली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि सादी भाषा में पेन किलर के नाम से जाने जाते हैं। ब्रूफेन नाम की गोली है, नेप्रोक्सन है, डाइक्लोफेनेक है, ये दवाइयों से स्टार्ट होता है। तो क्या ये लेने से कोरोना, तो इसका कोई भी लिंक नहीं मिला है। फिर दूसरी जो कॉमनली दवाई यूज की जाती है आर्थराइटिस के लिए, वो है सल्फासालाजिन, और कुछ लोगों में मीथोट्रेक्सेट नाम की दवाई भी यूज की जाती है, जो कुछ लोग शायद ले भी रहे हों। तो सल्फासालाजिन के बारे में भी ये है कि सल्फासालाजिन लेने से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। शायद कुछ पेशेंट जो मीथोट्रेक्सेट ले रहे हैं उनका इम्यूनिटी थोड़ी कम हो सकती है और उन्हें कोरोना लगने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, बस इसके अलावा और कोई मेजर इश्यू नहीं है। तो हम ये अभी तक तो ये कह सकते हैं, शायद 3 महीने के बाद इतना तो समझ में आया है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कोई और रोमैटिक कंडीशन पर कोरोना इन्फेक्शन का असर नहीं होगा। तो अब अगर मैं कुछ स्पेसिफिक बातों की बात करूं, जो पॉइंट्स मैंने जो 2-3 दिन में सारी गाइडलाइन पढ़ के निकाले कि क्या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिन पेशेंट्स को है उनको कोरोना होने का चांसेस ज्यादा है, तो उसका जवाब है कि नहीं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी दवाई आप ले रहे हैं। तो एक बायोलॉजिक थेरेपी, अगर कुछ लोग बायोलॉजिक
ले रहे हैं और वो जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल पॉपुलेशन से उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। इसलिए वो एडवाइस किया गया है कि जो बायोलॉजिक थेरेपी पे हैं, उन्हें जो सारे जो तरीके सर ने समझा है सोशल डिस्टेंसिंग के, घर पे रहने के, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने, और आगे के जो सेशंस होंगे उसमें और भी इसके बारे में बात की जाएगी। अब जो एक दूसरा प्रश्न आता है कि बहुत सारे पेशेंट्स, अब लॉकडाउन है पिछले 1.5 महीने से और शायद आगे भी सिनेरियो एकदम नॉर्मल नहीं होगा, तो क्या मुझे मेरी रूमेटोलॉजी का जो अपॉइंटमेंट है, क्या मुझे वो रूटीन अपॉइंटमेंट में जाना चाहिए? तो इस सिनेरियो में आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो इसमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले आपको अपने रूमेटोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, और अगर आपके सिम्पटम्स ठीक हैं और अगर आपको मोटे तौर पे कोई इश्यू नहीं है, तो सेंसिबल एडवाइस यही है कि आप घर पर रहें, और ये जब ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद ही घर से बाहर निकलें और अपना अपॉइंटमेंट लें। फिर एक जो चीज़ आती है कि ब्लड टेस्ट करने की, कि जैसे जो पेशेंट्स दवाइयों पर होते हैं, उन्हें रूटीनली हम लोग 2 महीने या 3 महीने में ब्लड टेस्ट करने के बारे में कहते हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स के मन में, जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कि उन्हें बड़ी चिंता हो जाती है कि सर हमारा ब्लड टेस्ट का टाइम हो गया है पर हम बाहर नहीं निकल सकते। तो उसमें भी यही फॉलो करना है कि अगर आप घर पर हैं, स्वस्थ हैं, दवाइयों से कोई तकलीफ नहीं है, आपके सिम्टम्स सब ठीक हैं, तो ब्लड टेस्ट को भी 1 महीने 1.5 महीने तक डिले किया जा सकता है अभी के करंट सिनेरियो में। कुछ और कंफ्यूजन हो तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट से आपको बात करना चाहिए। फिर कुछ पेशेंट्स के मन में ये भी प्रश्न आता है, क्योंकि जैसे उन्होंने देखा कि ये इम्यून सिस्टम अगर कम हो तो शायद कोरोना लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो क्या हमें ट्रीटमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है? तो अभी तक हमारे पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसमें हम ये एडवाइस नहीं करते कि आप जो अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप उसको बदलें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो बीमारी है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो अगर अच्छे से कंट्रोल रहेगा, तो शायद आगे जाके और ज़्यादा ट्रीटमेंट और स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना है। फिर कुछ पेशेंट्स, जो एक चीज़ जो ये जो हमारे एक्सपीरियंस में एक और 2-3 महीने में जो समझ में आई, कि जो कोरोना इन्फेक्शन है, स्वस्थ लोगों को लगने के चांसेस कम होते हैं, लगता भी है तो वो सिम्पटम उसके काफ़ी कम होते हैं। पर जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फेफड़ों से लगी हुई बीमारियां हैं, उनको वो लगने के चांसेस काफ़ी होते हैं, उनको वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी ये साथ में बीमारियां हैं, ये सारी तकलीफें हैं, तो थोड़ा उनको नॉर्मल पॉपुलेशन से, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के ऊपर अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करता, लेकिन अगर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें ही एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग डायबिटीज, कि भाई व्हाट केयर शुड बी टेकन स्पेसिफिक, कि भाई डायबिटीज कंट्रोल में चलो है, पर उसके बाद क्या? कोरोना तो किसी को भी हो सकता है। तो अभी तक तो जो जैसे जो एडवाइस सबके लिए है, वही एडवाइस डायबिटीज और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए है, कि घर पर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, रेगुलर हाथ धोना है, मास्क लगाना है घर में, और कोई भी अगर सिम्टम हो, जो कोरोना के सिम्टम हो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेना है। तो कुछ घबराने की बात नहीं है, लेकिन सचेत रहने की बात है। तो आई थिंक ये इतना मोटे तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि ये एक मैसेज है कि घबराने की बात नहीं है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, और आपके रिस्क और एक नॉर्मल पॉपुलेशन के रिस्क उतनी ही है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके सर, तो ऐसा ज़रूरी है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको टेस्ट करवानी पड़े कोरोना के लिए? ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई चिन्ह नहीं है कोरोना इन्फेक्शन से के लगते हुए, तो आपको सीधे जाके टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडवाइस यही है कि आप घर पर रहें, बाहर कम से कम निकलें, और कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न आता है तो आप अपने या तो एमडी फिजिशियन डॉक्टर से बात करें या रूमेटोलॉजिस्ट से बात करें, उसका ओपिनियन लेने के बाद में ही कोई टेस्ट करने का डिसीजन लें। राइट। और सर, अभी मुझे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, पेशेंट का क्वेश्चन है
और मुझे कोरोना हो सके तो मेरे विल माय फैमिली गेट इफेक्टेड? देखिए किसी को भी, हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और कोरोना का कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है आपको, तो जैसे एक किसी दूसरे व्यक्ति से दूसरे लोगों में फैल सकता है, वैसे ही आपसे भी आपके नियर एंड डियर्स को फैल सकता है। तो बिल्कुल आपको वो ध्यान रखना है। पर एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है इसलिए मुझे कोरोना होगा, ऐसा नहीं है। राइट सर, एक क्वेश्चन है दैट इन केस इफ आई एम हैविंग एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और मुझे कोरोना हुआ तो मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा? देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये क्योंकि मैंने इसके बारे में इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में तो देखा नहीं, क्योंकि अभी कोई डायरेक्शन हमारी नज़र में नहीं आया है। लेकिन जो अभी गवर्नमेंट की एडवाइस है, जो गाइडलाइंस है कि जिन लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस है और अगर उन्हें कोरोना इन्फेक्शन होता है तो गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा। बिल्कुल, कोरोना से लगते हुए अगर कोई भी कारण से उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो जैसे दूसरी बीमारियों से इंश्योरेंस लगते हुए उनको इंश्योरेंस मिलता है, वैसे ही उन्हें इंश्योरेंस देना चाहिए। ऐसा उन्होंने, गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकाली है। तो कोरोना के पेशेंट्स को कोई अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको वैसे ही इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए। और वो जो हर पॉलिसी का अपने अलग अलग गाइडलाइंस होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, उनको मिलना चाहिए। मिलेगा, राइट। Sapan sir, yeah, so there is a patient, your patient, he has asked a part question from coronavirus. He's 35 years, 17-18 years, from 17-18 years he's having ankylosing spondylitis, hip replacement, both hip replacements, and he's taking Nicoxia every 15 days. So he's asking, will I be able to lead a normal life? Well, that's a tricky question because he's already had damage. The problem is that there are two things. These सारे autoimmune disease में दो issues रहते हैं. One is activity and other is damage. So as far as if the disease is active, then you can control that with NSAIDs, Nicoxia, basically Toricoxib, or even biologics and all of that. But if there is damage, मतलब already नुकसान हो गया, जैसे hip इनका इतना damage हो गया होगा, he needed replacement of both the hips. अब damage factor जो हो गया है, उसमें तो जो, for example, the spine is stooped physically. So there is no way that you can operate on the spine. So that much of damage जो quality of life बिगाड़ता है, that can only improve with exercise and taking vitamin D and those kind of things. Otherwise, अगर इनका, if he is taking every 15 days, and I presume कि उनका जो बीमारी है वो इतना active नहीं होगा, maybe he can, once the COVID becomes a little lesser, he can check the CRP, and if the CRP is high, then maybe he can increase the dose of Nicoxia or shift to biological disease activity वाला part we can take care of and improve his quality of life. लेकिन जो damage है वो सिर्फ exercise से improve होगा. तो cut the long story short, थोड़ा सा उनका compromise तो life रहेगा. I don't think he'll be able to lead an absolutely normal life and play tennis and those kind of things. लेकिन at least जो ankylosing के पहले हालत थी उससे at least 50-60%, 70% उनकी efficacy restore होनी चाहिए. That is the aim of most of us. सपन सर, एक दूसरा क्वेश्चन है, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ रही है. Yeah. So what are the good things, what care should be taken, and to improve lifestyle? Well, the only thing that I think they have to do is exercise, which even we have to do actually. लेकिन वही है कि ankylosing में it's a must. In all inflammatory disease, it's a must. Then they have to try and reduce their weights because increased weight के साथ inflammation ज़्यादा रहता है. It has been proven, especially in disease like psoriatic arthritis. And so weight कम करना है, nutritional खाना लेना है, calories cut down करनी है. Smoking अगर कर रहे हैं तो that is a risk factor again for ankylosing, so that has to be avoided. And regular exercises, being in the sun, take adequate vitamin D with the diet, and that ये सब चीजें lifestyle modifications तो करनी पड़ेगी उनको. Then they'll have lesser damage and lesser activity, as I said. That has been proven. So the only problem with the current scenario is exercise because बाहर जाना मुश्किल हो गया है. So they still have to do those home exercises, and I think we have charts. Antar Dhwani is doing fantastic work, and I'm sure they'll be able to distribute all those charts of even videos of exercises if they want. Right? So we will circulate that. Yeah. Sir, there is another question. Spine and neck stiffness बहुत बढ़ गई है
फिलहाल घर पे बैठे हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं हो रही है, बाहर जाना नहीं हो रहा है, तो व्हाट केयर शुड बी टेकन राइट नाउ? So that is precisely the thing which should be avoided in ankylosing spondylitis के हम सबको actually इसमें one of the major challenges यही है कि कैसे हम active रहें, because आप घर पे mentally भी और physically भी, that is a cause of mental inertia is a cause of depression in many people now because of COVID, and physical inertia is a cause of rising these issues. आपका inflammatory disease है मने वो आराम के साथ बढ़ेगा. So आराम नहीं करना है, मतलब जितना चाहिए उतना ही आराम करना है, आपको एक्टिव रहना है. होम एक्सरसाइजेस का चार्ट आपको भिजवा देंगे, वो आपको घर पे करनी ही है. यू हैव टू डू दैट. एंड अगर आपका डिजीज ही ज्यादा है, विच अगेन यू कैन गेट बाय टेस्टिंग योर सीआरपी, और जब कर सको तब तो देन, और अगर सीआरपी नहीं कर पाते हो तो आई वुड सजेस्ट के ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एनएसएड, जो कि आप रूमेटोलॉजिस्ट है उनको फोन पे पूछ लें और शुरू करवा दें. तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर रहता है आपको स्टिफनेस, तो देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट द रीजन इज. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमांशु सर, द हैंड्स आर बिकमिंग ड्राई, सैनिटाइजर अभी सब यूज कर रहे हैं आजकल, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखिए अब ये तो जिसको कहते हैं ना कि ये कोरोना का ही कोरोना का ही एक सिम्टम है कि हमें अभी पता पड़ा कि इतना हैंड सैनिटाइजर यूज करने के बाद. तो टू बी ऑनेस्ट हम लोग भी ये फेस कर रहे हैं, और इसेंशियली मैं मेरा ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जितनी बार भी मैं सैनिटाइजर लगाता हूँ उसके बाद मैं हैंड मॉइस्चराइजर लगा लेता हूँ. एक सिंपल सा मैंने अपने लिए रखा है. तो दैट इज द ओनली थिंग. अब मुझे इसके अलावा तो और कोई उसका जवाब मिला नहीं है. सपन सर के पास कुछ और इनोवेटिव आइडिया हो तो वो शेयर करें सर. नहीं, वो तो बेसिकली इट्स अ स्मॉल थिंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हैंड हाइजीन, एंड उसके लिए यू कैन यूज अगर आप पानी से वो हो रहा है तो वो जो 60% टाइप वो अल्कोहल वाला आता है, यू कैन यूज दैट आल्सो एज सैनिटाइजर. और उसके बाद भी ड्राइनेस होती है तो जैसे हिमांशु ने बताया, द ओनली थिंग इज पुट अ मॉइस्चराइजर. यू स्टिल हैव टू सैनिटाइज योर हैंड्स, दैट इज द बॉटम लाइन, दैट इज मैंडेटरी. देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ पेशेंट जिन्होंने दोनों नी रिप्लेसमेंट करवाए हैं, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट भी है, पर अभी नी में वो खड़े हो बैठे कुछ मूवमेंट हो तो आवाज आ रही है. सो इज दैट हार्मफुल फॉर द डिजीज? You want me to answer that? Well, I think knee में knee could just be osteoarthritis. I don't know how old the person is, लेकिन उसमें हो सकता है घिसारे की, या गुजराती में जो घसार हो गई आप रहे उसकी इफेक्ट हो, तो that will remain. उसके लिए तो उनको थाइस के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, एंड नीचे नहीं बैठना है उखड़ू. अगर नी रिप्लेसमेंट करवाया तो नीचे तो उखड़ू नहीं बैठना है, अलती पलती मार के नहीं बैठना है, साइकिलिंग करनी है, ये सब घर पे बैठ के, even walking after once you start. So just exercise and take painkillers. Knee might be a different problem if it is causing, अगर वो crepitus दे रहा है, ऐसे कटक कटक आवाज कर रहा है, तो वो शायद osteoarthritis होगा. हमें नहीं लगता कि वो ankylosing का part होगा. Right. So there are two questions on the chat which we have received. One is, should an AS patient on this therapy discontinue biologics for a while and get back to NSAIDs instead, as in postpone biologics for a while? Yeah, Himanshu wants to take that. Yeah. So I think it's a very sensible question, और इसका जवाब भी कोई फिक्स नहीं है. तो it all depends on the patient situation. तो अगर पेशेंट का बायोलॉजिक अभी ही स्टार्ट किया गया है, तो जैसे मैं अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात करूं कि जैसे कहीं दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट हुआ है और अभी ही 1 महीने पहले ही बायोलॉजिक के बाद डिजीज एक्टिविटी एड्स के सिम्टम्स कंट्रोल में आए हैं, और पेशेंट के वो पूरी ही अंडरस्टैंड, पेशेंट पूरा समझता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है और घर पे रहना है और घर पे पूरे सपोर्ट है, तो उस सिनारियो में मैं ये कहूँगा कि उसको वो कंटिन्यू रखना चाहिए. पर अगर पेशेंट से कहें कि 1 साल 2 साल से ले रहे हैं, सिम्टम फ्री है, ठीक है, और कोई पिछले 6 महीने में 7 महीने में कोई कंडीशन बड़ी नहीं है, एएस के सिम्टम ज़्यादा बड़े नहीं है, तो उसको बिल्कुल उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए. ये मेरी सलाह, मेरे पेशेंट्स को मैंने ऐसा कहा है कि आप उसको हर महीने की बजाय या हर 2 वीक की बजाय 4 वीक लें या 6 वीक लें, ये करना सेंसिबल है. ये पार्ट, ये एक इसका एक पार्ट है. दूसरा एक पार्ट है कि अगर कोई बायोलॉजिक लेने के लिए
बाहर जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ रहा है या से उनको इन्फ्यूजन बायोलॉजिक लग रहा है, तो उसमें भी अपने रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके कि क्या ये सेफ रहेगा पेशेंट को हॉस्पिटल आना, या जिससे वो ले रहे हैं, जैसे सपोज करें घर पे कोई नर्स देने आ रही है, तो नर्स किस एरिया से आ रही है जहाँ पे कोविड का कितना अफेक्शन है, तो आप ये सारी चीजों को कंसिडर करके आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, पर इसको समझदारी से, और इसमें आपको बिल्कुल अपने रूमेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना चाहिए, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। राइट, देयर इज अनदर क्वेश्चन, in ankylosing spondylitis, patients on biologic therapy and under low disease activity, if gets infected with COVID-19, then what would you continue? Reduce the dose or stop the biologic therapy? नहीं, अगर कोविड इन्फेक्शन हो गया है और ये प्रूवन हो गया है, तो उसमें बायोलॉजिक को, जैसे दूसरे इन्फेक्शन में, सीरियस इन्फेक्शन में बायोलॉजिक बंद किए जाते हैं, उसी तरह से बायोलॉजिक को बंद करना ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो मीथोट्रेक्सेट नाम की दवाई ले रहे हैं, अगर वो पॉलीट्रेक्स मीथोट्रेक्सेट ले रहे हैं, तो वो भी बंद करना होगा। सल्फासालाजीन पे हैं अगर, तो वो शायद कंटिन्यू रख सकते हैं, पर वो डिसीजन भी जो प्राइमरी केयर फिजिशियन और रूमेटोलॉजिस्ट दोनों मिलके लेंगे। और बायोलॉजिक के बारे में उसको बंद करना है। Right. Sapan sir, there is a question for you. One of your patient, he's like, I'm sleeping every day. When I get up in the morning, I have severe pain. That is the case for all the ankylosing spondylitis patients. But he's like, should I change my bed? Well, everybody is sleeping these days in the morning because सब लोग free हैं. But अगर उनको, I don't know, अगर उनका it basically बहुत soft bed नहीं होना चाहिए. That's always bad for the spine. So as hard mattress, it's better for the spine. So depending on his weight, लेकिन अगर बहुत osteoporotic या thin है, तो again that's a problem. So if he feels कि उनका bed की mechanical issue है, then he has to change the bed. Otherwise, it might just be inflammation, lack of exercise, which might be causing जिसकी वजह से हो रहा होगा. तो he just has to exercise regularly, take his pills regularly, and then he can try that first before changing the bed, of course. What I'll just speak one thing about what Himanshu has said very relevantly, कि ये सब जो उन्होंने बताया biologic therapy का, even NSAIDs का भी आया है, these have come as guidelines. American College of Rheumatology और European League Against Rheumatism की published guidelines आई हैं, जो हम लोग ने भी Indian Rheumatology Association के website पे डाली हुई है. हमारे association, if you log into Indian Rheumatology Association, Google it, तो उसमें भी हमने काफी सारा डाला हुआ है. एंक्लोजिंग का स्पेसिफिक नहीं डाला, लेकिन रूमेटॉइड डिजीज का तो इन्होंने बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके डॉक्टर्स के लिए. सम ऑफ देम माइट नॉट नो दिस, इसीलिए जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो भी डॉक्टर भौमिक मेघनाथ हमारे ही कलीग है, एंड ही इज अगेन अ सुपरस्टार इन एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. मतलब उसके काफी फ्रांस में काम रहा है. दैट इज वी हैज आस्क्ड अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. सो हम इतना कहेंगे कि अगर आपके डॉक्टर्स, अगर रूमेटोलॉजिस्ट है तो वो जानकार होंगे, ही वुड नो. लेकिन अगर किसी वजह से रूमेटोलॉजिस्ट संपर्क नहीं हो पाता है और आपके फैमिली डॉक्टर इज नॉट वेरी क्लियर, then you can always get in touch with any of us or even Antar Dhwani, and they can post to us. और ऐसे डायलेमास हम डेफिनेटली दूर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो इम्यूनोसप्रेशन बंद करना पड़ता है. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हिमांशु हैज सेड. उसने जो भी बताया सारा लिटरेचर के बेसिस पे बताया है. सो दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. राइट सर, वो जो बेड रिलेटेड क्वेश्चन था ना, उसमें देयर इज अ क्वेश्चन that Cerazem bed is useful in AS. I have no idea. Cerazem का हमें कभी कोई ज्यादा मेडिकल सर्च में मिला नहीं है. वो काफी पेशेंट्स पूछते थे, तो हमने ऑथेंटिक साइट्स में देखा, बट आई रियली नॉट फाउंड इट्स यूज एक्सेप्ट अ कपल ऑफ केसेस ऑफ इंट्रावर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स, जो वो गद्दी खिसक जाती है, उसमें कुछ लोगों ने, वरना इन सब का कोई ज्यादा रोल प्रूवन नहीं है, हमें कहीं नहीं मिला लिटरेचर में ऐसा. Okay, then there is a question. I am taking biologics since a year and I have stopped the injections and now taking Ondocap 75. Is that suggestible? Endomethatis. हाँ, तो अगर ये अगर मैं स्टॉप इसलिए किया है, ये कोरोना के कारण स्टॉप किया है, ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है या प्रिक्रिम इंजेक्शन लेने में तकलीफ हो रही है, तो सेंसिबल डिसीजन है कि स्टॉप कर दिया है. और ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडोकैप रोज ही लें. अगर कोई सिम्टम नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो जब सिम्टम हो, जब तकलीफ हो, तब भी इंडोकैप लेके काम चल सकता है. तो ऐसा नहीं है कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो इंडोकैप रोज लेना है. तो उसको इस तरह से आप रख सकते हैं. और अगर आपके सिम्टम बढ़ते हैं तो फिर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और इंडोकैप ले सकते हैं, तब रोज ले सकते हैं.
पर अगर ठीक है तो रोज लेने की जरूरत नहीं है। He is taking it on alternate days. हाँ तो ठीक है, ऑल्टरनेट डे ले रहे हैं और कोई सिम्टम नहीं है तो ले सकते हैं। Right. One thing I would like to add here is, and Himanshu I'm sure must be knowing, अभी जो इनकी गाइडलाइंस आई है उसके अच्छा वो एक इंटरनेशनल रजिस्ट्री भी चल रही है जिसमें रोमैटिक डिजीज सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। अमेरिका में ग्लोबल अलायंस करके है, उसमें करीब 9% स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एंकिलोजिंग और 9% सोराइटिक आर्थराइटिस के मरीजों का डेटा निकला है। एंड वन ऑफ द थिंग दे हैव सजेस्टेड इज कि अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाता है आपको तो वो लोग एनएसएइड्स भी अवॉइड करने को बोल रहे हैं, Exactly. मतलब एनएसएइड्स का वो जो ACE2 पे रिसेप्टर थोड़ा सा है, तो इन्फेक्शन हो गया तो उसमें अवॉइड करना है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो इंडोकैप, अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो इवन नेप्रोसेन इंडोकैप वगैरह भी आपके रोमेटोलॉजिस्ट को पूछ के लीजिएगा। Right. There is a question. Patient is on Visolone 10 mg every day. What should he do right now? I don't know why he is on Visolone. Normally तो एंकिलोजिंग में Visolone की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अनलेस की पेरिफेरल आर्थराइटिस बहुत हो या और कोई रीजन हो, क्रॉन्स या साथ में बावेल का प्रॉब्लम हो, क्रॉन्स डिजीज अल्सरेटिव। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से चल रहा है तो आप उसको सडनली बंद नहीं कर सकते। देन यू हैव टू टेक द मेंटेनेंस डोज, यू मे रिड्यूस इट टू 7.5 और ट्राई 10 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डे, बिकॉज स्टेरॉइड अगर चल रहा है तो आपको अगर भूल से भी इन्फेक्शन लग गया तो उसका कॉम्प्लिकेशन होने का संभावना ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप बहुत अभी से शुरू किया है किसी ने तो एक तो आई डोंट नो इफ इट्स बीन स्टार्टेड बाय रूमेटोलॉजिस्ट, देन यू कैन टॉक टू देम। एंड अगर अभी शुरू किया तो आई थिंक इट इज वाइज टू स्टॉप इट इफ इट इज नॉट नेसेसरी, अनलेस देयर इज एन आई इन्वॉल्वमेंट या ऐसा कुछ हो तो रूमेटोलॉजिस्ट को पूछ के, लेकिन जितना हो सके उतना कम डोज स्टेरॉइड का इस टाइम पे लेना चाहिए। Right. There is another question. A patient is taking injection Exemptia. He has taken it 5 months back, and then he has stopped it. And even the medicines that he was advised by the rheumatologist. So from last 1 month, I am suffering from severe pain. So he has started Etoricoxib. Yeah, and that is 90 mg, I think. Yeah, that's right. Yeah, and then now he's taking 120. So should he continue with that? Himanshu. तो आई एम श्योर जो एटोरिकॉक्सिब इन्होंने स्टार्ट किया है ये जरूर अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही स्टार्ट किया होगा। एटोरिकॉक्सिब एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में काफ़ी इफेक्टिव होता है, पर इसमें भी मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर इन्होंने अपने रूमेटोलॉजिस्ट से बात नहीं की है, जिन्होंने उनको 5 मंथ्स पहले देखा है, तो एक बार ज़रूर उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि एटोरिकॉक्सिब ये ले रहे हैं सही है, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इनको अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए कि क्या ये जो नई तकलीफ आई है या ये एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड ही है या कुछ और इश्यू है, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। तो अभी सिम्टम रिलीफ के लिए ले सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि 1 या 2 सप्ताह के बाद डेफिनेटली जब थोड़ा सा ये लॉकडाउन रिलैक्स होगा तो ये अपने रूमेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके उनसे आगे डायरेक्शन ले। Right. इंडेफिनेटली नहीं लेना है। Right. There is another question. Biologics लेने के बाद weight gain हो रहा है. So what is the solution? It is known after TNF sometimes patients do gain weight because TNF से weight loss होता है, anti-TNF से weight gain होता है. It's a mark of response actually. Some patients do gain weight, especially TNF inhibitors के बाद. So I think except for exercise उनको और calorie reduction करो, कोशिश करो कि और दवाई तो लेनी है जो चल रही है वो कोई चीज़ नहीं. Yeah, right. And so last question from my side, and then we'll have an open discussion in case if someone wants to ask. Due to stress, can it affect ankylosing spondylitis right now? Himanshu, due to stress you're saying? Yes, due to stress. That have direct repercussions. डेफिनेटली मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि अगर स्ट्रेस है लाइफ में या सिचुएशन में या जो भी सिनेरियो चल रहा है उससे, क्योंकि अल्टीमेटली एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसका, तो अगर स्ट्रेस है तो उसमें पेन का फीलिंग ज़्यादा होता है और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, तो सिम्टम्स भी ज़्यादा फील होते हैं, उसके कारण फंक्शनल लिमिटेशन भी ज़्यादा होता है, वो सारी चीज़ें होती है। तो जैसे शुरुआत में ही सर ने कहा कि हमको इसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन स्ट्रेस को कम करना ये हमारे हाथ में है। और अभी इतने सारे मेजर्स जो बराबर मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह चल रहे होते हैं
कि अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री करें, तो वो सारे आपको अपने कंडीशन के हिसाब से ट्राई करना चाहिए। अगर आपको कोई शौक है तो वो रखना चाहिए, योगा करना चाहिए, लाइट एक्सरसाइजेस करना चाहिए। पर अगर आप स्ट्रेस का लेवल हाई होगा तो आपके सिम्टम भी ज्यादा होंगे। राइट। You can email us the questions because we would still want the patients questions to be answered. So if the time is a limit, then you can definitely either SMS us or email us. We'll get back to the question. Yes, sure, sir. We can do that, and we are having another sessions also. Okay, yeah. भी आने वाले हैं, so they can. हाँ. Next week में है, फिर उसके बाद भी है, so medicine है, immunity सब cover होने ही वाला है. So in case उसके बाद कुछ left out हो, we can definitely share it. So do you want me to summarize now or you want to take up questions? Yeah, sure, sir. Just 1 minute. किसी को medicine के अलावा कोई question है तो unmute करके पूछ सकते हैं. हेलो. हाँ जी बोलो. हाँ बोलिए. तो मैंने आपको 2017 में मेरे को एंक्लोजिन स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था. अभी मेरे को 2 साल बाद वापिस अभी मेरे को 4-5 दिन से पेन शुरू हो गया है. मैंने आपको बताया था तो आपने मेरे को उस टाइम नोकोसिया 90 दी थी आपने. उसके बाद 3-6 महीने के बाद मेरे को आराम हो गया था. अभी मैं क्या करूँ सर? मैं अभी नोकोसिया 90 नहीं मिली तो नोकोसिया 60 लाई और मैंने 2 दिन से ले रहा हूँ एक है तो लो. अगर आप अगर पेन आपको स्पाइन में पहले जैसा जकड़न सुबह ज्यादा हो रही है तो यू कैन कंटिन्यू दैट, नो प्रॉब्लम. कितने दिन से कंटिन्यू रखूं सर? मेरे को आप अभी तो चालू रखो, फिर टेस्ट सीआरपी वगैरह करवाना पड़ेगा जो पहले करवाते थे. वो जब भी ये थोड़ा सा खुलता है तब वो करवा के देख लेंगे. अभी तो अभी सीआरपी टेस्ट करा सकता हूँ सर? वहाँ पर वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बिना वजह वो ब्लड टेस्ट भी करवा देंगे. तो आप चालू रखो 15 दिन महीने तक, फिर देखते हैं, लेट्स सी क्या रहता है. ओके सर, थैंक यू सर. हेलो सपन सर. फिलहाल कोई मेडिसिन रिलेटेड क्वेश्चन सपन सर को नहीं पूछेंगे. वो कंसल्टिंग नहीं करते. हेलो, एक क्वेश्चन है सर. सपन सर બોલો બોલો. નેક પેન બહુ રહે છે સાંજે સાંજે. હા યાર, તમારે તો પેલું પણ મિકેનિકલ ઇશ્યુ બી લાગે, આખું વળી ગયું છે ને, એને કારણ બી કદાચ હોય. તમારે એક્સરસાઇઝ કરવી પડશે ને દવા શરૂ રાખવી પડશે. ત્રીજું તો કોઈ અપાયનો બહુ છે નહીં. તમે લોકલ શેક ને એવું વાપરી શકો છો તમને આરામ આપવું હોય તો. I would suggest कि exercise कर दो थोड़ी. Hello, so shall I summarize, Ami? Yes, sir. Definitely. Then I will just. अपना ये इस टाइम 45 मिनट्स का ही था. सो आप लोग को जो भी और क्वेश्चंस हो, you can WhatsApp us, SMS us, email us, or we will get back to you regarding your personal issues. कहाँ तक दवाइयाँ, अपॉइंटमेंट और ब्लड रिपोर्ट्स का सवाल है, हिमांशु ने बहुत अच्छी तरह बताया कि अगर हो सके तो आप वीडियो कॉल्स करिए. ब्लड रिपोर्ट भी अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो भी मत करवाइए. घर के बाहर निकलना अभी बहुत दिक्कत वाला काम है, इसलिए वो ज्यादा अवॉइड करो बने उतना. कोरोना का जो आपको एंक्लोजिंग है, और अगर कोरोना होता है तो फिर आपको स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा और उनके हिसाब से चलना पड़ेगा जो आपके डॉक्टर्स हैं. और ये एपिडेमिक कब तक चलेगा वी कैन नॉट से, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट जैसे गवर्नमेंट ने बताया, सरकार ने बताया, उस तरह से मई 3 तक लॉकडाउन रहना है. बदले उतना सोशल डिस्टेंसिंग रखना है. And one thing, couple of things I would like to say at the end is कि आप लोग ये टाइम बहुत जरूरी है कि जब हम लोग सब साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें. व्हाट्सएप साइट्स पे, गूगल पे, इंटरनेट पे तरह तरह के लोग गर्म पानी लेना, न्यास करना, ये वो बीसीजी वैक्सीन से होता है, मतलब इससे कम होता है, तरह तरह के नुस्खे आपको मिलेंगे. बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के और जो रिलायबल वेबसाइट्स है या गवर्नमेंट की जो बातें हैं उसी को सुने. बाकी हम सबको बहुत जरूरत है, बिकॉज आपका बिहेवियर जो है, आज मैं जो करूंगा दूसरे आदमी को इफेक्ट होने वाला है. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे तो होगा ही, लेकिन मैं स्प्रेड करूंगा. तो जब आप दूसरे के जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो तो वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव. एंड हम सबको जो सरकार बोलती है उसी हिसाब से चलना है. वी हैव टू कोऑपरेट विद देम, दैट इज अ मस्ट. और आपने व्हाट्सएप पे देखा कल परसों बहुत ही दर्दनाक सीन कि जिसमें डॉक्टर्स के साथ वायलेंस हुए. आई एम ऑल्सो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडियन न्यूमेटोलॉजी एसोसिएशन में सेक्रेटरी हूं, और मेरी आपसे बहुत गुजारिश है कि एजुकेटेड लोगों की तरह बिहेवियर करें. कई बार हमने देखा है कि गांव के लोग, डिग्रियां तो सिटी के लोगों के पास होती है लेकिन वो कम एजुकेशन सिर्फ डिग्री से नहीं आता है. हमें दूसरे आदमी की प्रॉब्लम समझने हैं, कोऑपरेट करना है. डॉक्टर्स आज के टाइम में जितना बने उतना, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो आपके बारे में बुरा चाहेगा, आपके हेल्थ के बारे में. यू अंडरस्टैंड दैट. और उसको अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो मतलब उसकी भी मजबूरी है और हो गया, एंड ही इज आल्सो हैज अ चांस टू डाई. आज अगर मुझे हो गया
तो मुझे भी चांस है कि मुझे भी कॉम्प्लिकेशन होगा, और मैं जानता हूं कि मैं दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करूंगा। डॉक्टर्स जनरली ये सब जानते हैं, तो प्लीज कोऑपरेट करें गवर्नमेंट के साथ और डॉक्टर्स के साथ, बिकॉज वी आर द वॉरियर्स हियर। एंड हम लोग तो नहीं, लेकिन जो हम लोग तो फिर भी इतना कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो फ्रंट लाइन में है, जैसे आपने देखा वीडियो कल, तो ऐसा प्लीज बिहेवियर वी हैव टू बी वेरी साइंटिफिक इन आवर टेम्परामेंट। गुजराती में एक कહેવત છે કે લોખંડનો સિક્કો પણ માટીના ગળામાં સુરક્ષિત રહે છે, વાત વિશ્વાસની છે. So let's have faith on science, faith on doctors, faith on the government. All of us have to cooperate, and we will come out of this together. That is my message to all of you. Thank you, Dr. Sapan sir. Thank you, Himanshu sir, and all the patients who have joined us today on social media. Thank you so much, sir. And for all the patients, we'll be having a session on ankylosing spondylitis. That is on 28th May, led by Dr. Namisha Patel and Dr. Manish Bavalia. So you can definitely join the session, the next session.